नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए लाते हैं, पढ़ाते हैं आप लोग को फ्री में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करिए। इससे हमको मिलता कुछ नहीं है, बस मनोबल थोड़ा बढ़ता है कि और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का अगला पार्ट देखेंगे। बायोलॉजी का कुछ पार्ट हम देख चुके थे, तो उसमें ही कुछ आगे क्वेश्चन हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव चल रहा था, तो जितना भी साइंस में है ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा, और भी हमारे टीचर हैं जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए और तैयारी अपना जारी रखिए। चलिए चला जाए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं होती है। जब हम दूध से दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं ना, तो कौन सी अभिक्रिया घटित होती है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अपघटन। ये पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आने की संभावना रहता है, क्वेश्चन रिपीट होती है। ठीक है। किण्वन, या ऑप्शन सी बोल रहा उपचयन, ऑप्शन डी बोल रहा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण थोड़ी होगा यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण तो पौधा में हरी पत्ती में ना होता है, ये तो पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए दूध से दही बनने में किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है बाबू? किण्वन की प्रक्रिया होती है। दूध दूध को जमा के दही बनाते हैं ना, दही तो आप सब लोग खाए होंगे। दही जो होता है लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से ही दही बनता है। दही में जो अच्छा जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा, किण्वन। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन अभिक्रिया होती है, फर्मेंटेशन। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रियाएं, यह एक रासायनिक फर्मेंटेशन है, किण्वन है। दूध में ध्यान से देखिए, डिफिनेशन जो हम बताते हैं ना उसको अच्छा से समझिए, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। दूध में मौजूद लैक्टोज नामक शर्करा, तो दूध में कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोज नामक शर्करा को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, हम आपको बताया ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जीवाणु, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए इसको फिर से समझिए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है क्या होता है? वो किण्वन की प्रक्रिया होता है। यह एक रासायनिक किण्वन है। कैसा किण्वन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब मान, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आप जानते होंगे रासायनिक परिवर्तन एक बार जो बन गया फिर दोबारा वो बैक नहीं जा सकता, दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएगा। समझ रहे? जैसे दूध से दही बना दिए है ना, तो दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम अगर पानी को बर्फ बना दिए, ठीक है, तो बर्फ से हम पानी प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा। चलिए, तो अगर वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, किण्वन है। दूध में मौजूद लैक्टोज, दूध में क्या मौजूद? लैक्टोज नामक शर्करा को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध के प्रोटीन, दूध में प्रोटीन कैसीन को जमाता है, जिससे दही बनता है। ठीक है, चलिए कुछ बिंदु देख लेते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक किण्वन है ना, यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन। बस ऐसे समझो ना कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो चीज हम बदल गया वो रिवर्स नहीं आ सकता है, मतलब बैक उसी अवस्था में नहीं आ सकता, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और जो चीज हम उसको बदले और वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, वो हो गया भौतिक परिवर्तन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्योंकि इसमें नया पदार्थ दही बनता है, एक नया पदार्थ बनता है।
यह प्रक्रिया अस्थायी होती है, दही को फिर से दूध में नहीं बदला जा सकता। आप दही बना लो, आप दूध बना लोगे, फिर नहीं, फिर मक्खन बनेगा, फिर घी बनेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, दांत का कठोरतम भाग, हम ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं बाबू। दांत का जो कठोरतम भाग है, ये क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं, है ना। पिछले पार्ट में भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। दांत का कठोरतम भाग है, तो दांत में कठोर भाग होते हैं, वो समझिए तो वो शरीर का ही कठोर भाग है, बहुत कठोर है। डेंटाइन नहीं, डेंटाइन नहीं, इनामेल, हाँ इनामेल। इनामेल जो है होता है ना, दांत का जो ऊपरी भाग है ना, उजला उजला जो दिखता है, या जो कोई दांत साफ करवाता तो इनामेलवा घिस देता है उसका, तो थोड़ा सा चकचका जाता है। तो इनामेल जो है ना, इनामेल, इनामेल होगा, इनामेल है ना, इनेमल, हाँ। इनामेल जो है वो दांत का कठोर भाग होता है। मज्जा गुहा नहीं, केनाइन नहीं। केनाइन तो दांत का प्रकार है ना, बताए थे ना आपको, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर, ये सब बता चुके हैं। देखिए ये जो ये उजला वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये इनामेल है, यही ये जहां ये जो है ना, ये वाला भाग, ठीक है। डेंटाइन तो इसके नीचे होता है ना, इनामेल के नीचे होता है डेंटाइन। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये सब रूट हो गया, ये क्राउन, क्राउन हो गया, ये जो दिख रहा है ना शेप मुकुट के जैसा, क्राउन हो गया, ये रूट हो गया, ये बोन हो गया इसका, है ना। ब्लड वेसिल, है ना, नर्व, नर्व भी जुड़ा होता है, दांत में दर्द होता है तो बहुत झंझना जाता है ना। चलिए तो आप इसका देख लेते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या करा, दांत का सबसे कठोर भाग, दांत का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल मुक्त, यह दांत की सबसे बाहरी परत होता है। इनामेल बाहरी परत है, कठोर है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इसे शरीर का सबसे कठोर उत्तक बनाते हैं। इनामेल दांतों को चबाने, काटने और घिसने से बचाता है। दांतों को चबाने मतलब दांत पे जोर नहीं पड़े उससे बचाता है इनामेल। क्लियर। चलिए समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रंध्र, किससे रंध्र का छिद्र घिरा होता है। देखो पत्ता में होता है अस्टोमाटा, अस्टोमाटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ठीक है। उस रंध्र, ये जो रंध्र है ना, ये जो है ना छोटा छोटा, ये पत्ता है ना, पत्ता में नहीं दिखेगा आपको, बहुत छोटा होता है रंध्र, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र का छिद्र घिरे रहते हैं, तो ये जो रंध्र है ना, इसका छिद्र किससे घिरा हुआ रहता है। ऑप्शन देखिए, न्यूट्रिकल से, गार्ड कोशिका से, रंध्र है तो रंध्र से, रंध्र इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो रंध्र का जो छिद्र घिरा रहता है वो गार्ड कोशिका से घिरा होता है, ये कंट्रोल करता है उसको, समझ रहे हैं। गार्ड, रंध्र जो है, रंध्र अस्टोमाटा, इंग्लिश में अस्टोमाटा बोलते हैं बाबू। तो रंध्र जो है वो गार्ड कोशिका से, किससे, ये गार्ड कोशिका से किससे घिरा रहता है, ये गार्ड, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर, गार्ड कोशिका से घिरा होता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे अस्टोमाटा है, यहाँ पे, ठीक है, ये पत्ता है, ये अस्टोमाटा है। इसी से ना CO2 जाता है, H2O है ना, मतलब जलवाष्प की मात्रा इसी से निकलता है, अस्टोमाटा से ही। ठीक है, चलिए देखिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। रंध्र, अस्टोमाटा, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो आंख से दिखाई नहीं देता है, वो अथी से देखते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से, है ना। ये छिद्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। गार्ड कोशिका, रक्षक माने गार्ड, घिरे रहते हैं, जो इन्हें खोलने और बंद करने का काम करते हैं। रंध्र के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन, तो भी हम समझाए ना, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि रंध्र का छिद्र हमेशा रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है, ताकि पौधा पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया कर सके। क्लियर। चलिए फिर से समझते हैं इसको। रंध्र, अस्टोमाटा, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जो इन्हें खोलने और बंद करने का काम करती हैं। गार्ड कोशिका का क्या काम है, वो जो रंध्र है ना, उसको खोलना, कब खोलना है और कब बंद करना है। ये देखिए ना यहाँ पे, ये जो है ना, ये यही है गार्ड कोशिका, इसको बंद कर देना है, फिर खोल देना है जब जब उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, रंध्र के माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, CO2 लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, है ना।
करते हैं। यही कारण है कि रंध्र का छिद्र हमेशा रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है ताकि पौधा पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया कर सके। क्लियर है यहाँ तक? ये सब सारे चीजें जो डिफिनेशन हम बताते हैं ना, उसको भी ध्यान में रखा करिए। आपको लिखने में जो है ना, सब्जेक्टिव लिखने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग, सूरज की रोशनी में 7 कलर है ना, 7 कलर है ना, किस रंग के प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? हरे प्रकाश में, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा, जैसे प्रकाश आ रहा है सूरज का प्रकाश, उसमें तो 7 कलर हैं, 7 कलर है ना, तो कौन सा कलर प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावी, उसमें ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा? तो देखिए ऑप्शन बोल रहा है हरा, नीला, पीला या लाल। लाल प्रकाश में देखिए सनलाइट आ रहा है ना, तो यहाँ पे पत्ती पे तो पड़ेगा, तो लाल प्रकाश जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा होता है। हरा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, हरा में तो बहुत ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर सही, लाल। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रंग, ये ऑप्शन दे देगा, उसमें लाल रहेगा। नीला में भी, लाल के बाद नीला में भी होता है ना, ऐसा बात नहीं। अगर जो लाल नहीं रहेगा तो आप नीला ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको, आप नीला लगा सकते हैं ऑप्शन में। देखिए हरा में तो ना के बराबर, नीला, लाल के बाद नीला, पीला में भी कुछ मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? समझ रहे हो? तो सूरज का प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश संश्लेषण जो है कलर वाला में अपना ये कर रहा है, लाल के प्रकाश में सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रभावी रंग है, नीला होगा या फिर लाल प्रकाश। लेकिन अगर एक रंग चुनना हो तो लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। इसका कारण है, नीला में भी हो सकता है, अगर हमको सिर्फ कलर चूज करना है, सिर्फ हम उसको बोले कि कौन सा नीला और लाल में कौन सा, तो लाल। अगर लाल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नीला लगा देना है टिक में। ठीक है, इसका यह कारण है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग 660 nm नैनोमीटर होता है, जो क्लोरोफिल द्वारा सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 660 होती है, जो क्लोरोफिल द्वारा सबसे अच्छी तरह से अवशोषित होती है। यह प्रकाश संश्लेषण की दर को अधिकतम करता है, सबसे ज्यादा कराता है ये, है ना। नीले प्रकाश भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लाल प्रकाश, देखो नीला में नीला कलम चला ना, लाल में देखो लाल प्रकाश में लाल कलम चल गया ना। लाल प्रकाश की प्रभावशीलता उससे अधिक होती है, नीला से अधिक होता है लाल का प्रकाश, है ना, प्रभावशीलता। हरित ग्रीन प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता, बहुत कम होता, क्योंकि पौधे इसे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई देती है। कोई भी चीज हमें उस कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे पौधे हरा दिखाई दे रहे हैं तो वो हरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। होप, आशा करते हैं आप ये डिफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है, हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं प्रीवियस में भी, और देखिए कितने बार आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा रहे हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए मंड, जिसको बोलते हैं, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? हम उसमें विलयन डालते हैं ना, किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है आयोडीन का, सेफ्रानिन का, इयोसिन का या मैथिलीन ब्लू का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आयोडीन का। देखिए बाबू, है ना, स्टार्च की उपस्थिति के आयोडीन का बूंद डाल रहा है ना, आप पढ़े होंगे बुक में, ये डाल रहा है यहाँ पे। देखिए इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। चलिए देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के प्रयोग किया जाता है आयोडीन विलयन। किसका उपयोग होता है? आयोडीन विलयन का उपयोग होता है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए। कैसे काम करता है? जब आयोडीन विलयन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है जिसमें स्टार्च मौजूद हो, तो वह नीलापन लिए गहरा नीला या बैंगनी रंग में बदल जाता है। यह रंग परिवर्तन स्टार्च और आयोडीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है।
अगर उसमें स्टार्च है, हम आयोडीन का विलयन डालें, जब आयोडीन विलयन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है जिसमें स्टार्च मौजूद होता है, तो वह नीलापन लिए गहरा नीला नीला हो जाएगा, ये फिर बैगनी रंग में बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर? या क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि स्टार्च की उपस्थिति के लिए हम आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं, वो कैसा कलर देता है, तो नीलापन लिए हुए गहरा गहरा नीला या बैगनी रंग प्रदान करता है। क्लियर? तो हम समझ जाएंगे उसमें स्टार्च है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ऑप्शन के अनुसार निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, बनाने का, दिमाग में बनाने का कोशिश करो, क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या भरोगे आप आंसर में वहां पे जो है आप ओएमआर में जो भरोगे, आप ऑप्शन नंबर सी भरोगे। क्या भरोगे बाबू रे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रकाश के देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। समझ गए बात को? यह बात ध्यान रखना, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। अब मध्यम मध्यम लाइट आएगा और एकदम सूरज का तेज लाइट आएगा, तो दोनों में तो प्रकाश संश्लेषण तेज वाले में ज्यादा होगा ना। अब प्रकाश की मात्रा पर भी, अब प्रकाश का गुण पर भी। चलिए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर, अधिक प्रकाश से दर बढ़ती है। तापमान पर भी, देखो क्या क्या पे निर्भर करेगा? प्रकाश की तीव्रता पे, तापमान पर भी। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रक्रिया तेज होती है। अगर तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो प्रकाश की दर अच्छा होगा। ठीक है। CO2 की मात्रा पर भी, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड से दर बढ़ जाती है। दर बढ़ जाती है। क्या होता है बाबू रे? दर बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए, जल की उपलब्धता, जल उपलब्ध होना चाहिए ना। जल की कमी से दर घटती। अगर जल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से हो पाएगा नहीं ना, जल भी तो चाहिए ना। क्लोरोफिल की मात्रा, अधिक क्लोरोफिल से अधिक प्रकाश अवशोषण होगा। तो ये सब कारण है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने का कोशिश करिए। हम तो पिक लगा दिए हैं आपको समझाने के लिए। फोटो देखिए। परिशेषिका, परिशेषिका क्या है बाबू रे? परिशेषिका, परिशेषिका अपेंडिक्स को बोलते हैं। कभी आप सुने होंगे, कहीं ना कहीं जरूर सुनेंगे कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। समझ गए ना? तो परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन्स बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को। जब ये पढ़ाएंगे ना हम आपको तो अच्छा समझा देंगे तंत्रिका तंत्र होता क्या है ना। संवहन तंत्र का या जनन तंत्र का। तो ये ऑप्शन तंत्रिका तंत्र का नहीं है, संवहन का भी नहीं है और ये जनन का भी नहीं है, ये इसका है, आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए अपेंडिक्स जो है ये दिख रहा है ना आपको, ये तो सीकम हो गया। सीकम बड़ी आंत में होता है। अपेंडिक्स ये वाला है। इसमें कोई दिक्कत आ जाता है, गड़बड़ी आ जाता है तो डॉक्टर इसको काट के हटा। इसका कोई काम है नहीं, बस ऐसे शरीर में ये रहता है ना। इसको काट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। तो डॉक्टर इसको काट के हटा देते हैं, है ना। ये हो गया इलियम, छोटी आंत का है ये इलियम। ध्यान रखिएगा, पिक्चर देख लीजिए अच्छा से, बहुत ही अच्छा से बताए हुए हैं। सीकम, ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया सीकम और ये है अपेंडिक्स और ये हो गया इलियम। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस पिक्चर में आपको, ये हो गया अपेंडिक्स, दिख रहा है ना ये। समझ गए? चलिए, तो परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बाबू? आहार नाल मुंह से लेकर के एनस तक जाता है ना। समझ गए? चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल। परिशेषिका अपेंडिक्स मानव शरीर में बड़ी आंत का एक हिस्सा मानी जाती है। बड़ी आंत का।
ठीक है। यह एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो आंत के निचले हिस्से से जुड़ी होती है। यह पाचन तंत्र का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, लेकिन शरीर में इसकी भूमिका को लेकर शोध जारी है। मैं पता लगा रहा कि क्यों है ये, इसका क्या काम है। इसमें जब सूजन होता है तो इससे, जब इसमें सूजन आ जाता है ना तो पेट दर्द करता है, परेशानी हो जाता है। जब इसमें सूजन होती है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसमें जब सूजन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जो एक चिकित्सीय आपात स्थिति हो सकती है। उसमें डॉक्टर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखिए अपेंडिक्स होता कहाँ पे है, ये हमारा शरीर का भाग देख रहे हैं, ये यहाँ पे, यस यहीं पे होता है। यहीं पेट में दर्द हो जाता है, सूजन आ जाने पे इसमें, ये देखिए ये यहाँ पे है ना, ये साइड दिख रहा है आपको, अपेंडिक्स, ये वाला साइड मानव शरीर है यहाँ पे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आप अच्छा समझ गए होंगे। चलिए अगला, इसका हो जाएगा आहार नाल का हिस्सा हो जाएगा ये, ऑप्शन के अनुसार बढ़िया हाथ का हिस्सा है ना ये। चलिए हम डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझा दिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमाटा अभी जस्ट बताए हैं, गार्ड सेल बता दीजिएगा ना। रंध्र किस में पाए जाते हैं, जड़ में, पत्तियों पे, तना पे नहीं, पत्तियों पे। किस पे बाबू रे, पत्तियों पे। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पे। कहाँ पाए जाते हैं रंध्र, पत्तियों पे पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए ये हो गया, ये रंध्र है ना, देखिए ना रंध्र है ये। ठीक है, यही है गार्ड कोशिका, द्वार कोशिका है ना, ये दिख रहा है आपको, ये गार्ड कोशिका हो गया। ठीक है, ये पत्ता हो गया, ये रंध्र हो गया, ये हरित लवक हो गया। ठीक है, ये रंध्र का छिद्र हो गया, ये छिद्र हो गया रंध्र का। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे दरवाजा जैसा जो दिख रहा है आपको, है ना, दरवाजे जैसा है, ये है गार्ड कोशिका। इसमें हरित लवक ये दिख रहा है ना, हरा हरा, ये हरित लवक हो गया। क्लियर है। चलिए तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए रंध्र पौधों की पत्तियों के ऊपरी सतह, एपिडर्मिस, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं। कुछ पौधों में ये तनों या अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात। रंध्र का कार्य, इसका क्या कार्य है स्टोमाटा का, गैस विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपायरेशन, जलवाष्पोत्सर्जन, पौधों से पानी का भाप निकालना, प्रकाश संश्लेषण में सहायक। जलवाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, पौधों से पानी की भाप का निकालना, है ना। रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं, गार्ड सेल, पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे गार्ड सेल। रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल से घिरे होते हैं। गार्ड सेल से क्या होते हैं, ये घिरे होते हैं ना, गार्ड सेल से घिरे होते हैं। ठीक है। चलिए, जो इन्हें खुलने और बंद होने का नियंत्रण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए अच्छा से क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, भूलाओगे ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो होती है। क्लोरोप्लास्ट, देखो कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा है ना, इसीलिए पढ़ना रहता है जरूरी। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बोल रहा है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण तो हो रहा, उसका प्रकाश का अभिक्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव तो आदमी के सेल में होता है। अच्छा, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो जानते हो ना, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव में, या फिर ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। किस में हो जाएगा, प्रकाश, क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कहां पे होता है बाबू रे, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में इसका सही उत्तर है। प्रकाश की अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की वह चरण है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य की प्रकाश को ना रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम बता चुके थे ना।
चलिए इसके बारे में और बता देते हैं। और NADPH में बदला जाता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, यह प्रक्रिया कहाँ होता है बाबू रे? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में स्थित थाइलकोइड झिल्लियों पर होता है। समझ रहे हो आप? फिर से समझो, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रियाएं होती है। तो हम आपको ऑप्शन बताए क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की वह चरण है जिसमें सूर्य की प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में, सूर्य की प्रकाश जो है ना उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। चलिए ऊर्जा में, या तो सॉरी एटीपी में भी और NADPH में बदला जाता है, ठीक है। एटीपी हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदला जाता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में स्थित थाइलकोइड झिल्लियों पर होता है। देखिए यहां पे है, देखिए ग्राना, ये दिख रहा आपको, दिख रहा होगा, ये है ग्राना और ये हो गया स्टोमाटा, ठीक है। तो यहां पे ये होता है प्रकाश अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आप होप आप ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसको और समझ लेते हैं। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म बता दिए, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और NADPH का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, निकोटिनामाइड। एन से क्या हो गया बाबू रे? एन से हो गया निकोटिनामाइड, ए से हो गया एडेनिन, एन से क्या हुआ? एन से हुआ निकोटिनामाइड, ए से हो गया एडेनिन, और डी डाइन्यूक्लियोटाइड, डी से हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, पीएस से फॉस्फेट, पीएस से फॉस्फेट। फिर से इसको समझिए, NADPH, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, ठीक है। देखिए एटीपी क्या होता है, देखिए इसको समझा देते हैं आपको हम अच्छे से, इसको अच्छा से हम आपको बताते हैं, समझिएगा फिर से आप ये होता क्या, ठीक है। देखो ठीक है, देखो आप इसको समझो। एटीपी का बता दिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका कार्य क्या है समझो, ये क्या कार्य क्या करते हैं। यह ऊर्जा का स्रोत होता है जो गहन अभिक्रिया में उपयोग होता है, ठीक है। और NADPH का, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक है जो CO2 को ग्लूकोज में इसको भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना आप। ये दोनों का कार्य, एटीपी या ऊर्जा का स्रोत होता है, एटीपी क्या होता है? ये ऊर्जा का स्रोत होता है, ये है ना, या ऊर्जा का स्रोत होता है जो गहन अभिक्रिया में, जो गहन अभिक्रिया में, देखो समझाते हैं इसको और अच्छे से, थोड़ा हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो क्रॉप हो जाओ, चलो आ जाओ इधर। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम है, ये यौगिक है एटीपी, इसका पूरा नाम हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। इसका क्या कार्य है? यह ऊर्जा का स्रोत होता है जो गहन अभिक्रिया केल्विन साइकिल में उपयोग होता है। NADPH यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक है, यह क्या है? NADPH क्या है? इलेक्ट्रॉन वाहक है जो CO2 को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक है, CO2 को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है, कौन? NADPH। आपको अच्छे से ध्यान रखना है NADPH के भी बारे में, समझ गए आप। चलिए इसको देख लेते हैं, अभी कहां से आ गया, देखिए यहां से, हाँ देखिए समझिए, इसको एक बार और समझा देते हैं आपको कि अच्छा से क्लियर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन रहे ही ना।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका कार्य है, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक है जो CO2 को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है। क्लियर। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी क्या ऊर्जा का स्रोत है और यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक है जो CO2 को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये समझ रहे आप? क्लियर। चलिए, ये तो हम बता ही दिए हैं। एटीपी और NADPH प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में बनने वाले दो प्रमुख ऊर्जा युक्त यौगिक हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में बनने वाले दो प्रमुख ऊर्जा युक्त यौगिक हैं। क्लियर यहां तक? समझ गए? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परजीवी पौधा एक उदाहरण है। आपको हम समझाए थे परजीवी, पैरासाइट बताए थे ना, तो आप बताइए गोबर छत्ता, ब्रायोफाइलम, अमरबेल या चार्ड? इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। देखिए अमरबेल जो है ना, आप गाछ पे देखे होंगे इसे लत्ती जैसा ऐसे झापले रहता है, समझ गया ना, वो अमरबेल होता है। वो अपना अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो जो होस्ट पेड़ है ना, वो जिस पे आश्रित है उसी का सब कुछ ले लेता है वो, ठीक है, उसी पे वो आश्रित होता है, अमरबेल। तो परजीवी पौधा किसका का एक उदाहरण है? अमरबेल। देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए परजीवी पौधा का संक्षिप्त उदाहरण अमरबेल, इसको कसकुटा भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू रे? कसकुटा। यह एक पूर्ण परजीवी पौधा है जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करता है, अभी बताया हम आपको, अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करता है। इसमें पत्तियां और पर्णहरित नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए यह स्वयं भोजन नहीं बना सकता। और भी उदाहरण है, और भी चीजें होते हैं। लोरंथस, ये आंशिक परजीवी है, कुछ अपना भी बनाते हैं कुछ दूसरे का भी ले लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। लोरंथस। रेफ्लेसिया, ये जड़ परजीवी है। रेफ्लेसिया कैसा है? ये जड़ परजीवी है। ये पौधे अपने पोषक पौधों से जल, खनिज और भरपूर जीवित रहते हैं। अपने पोषक पौधों, ये पोषक जो उसका, ये जो पौधे हैं ना जिसपे ये होस्ट हैं, जिसपे ये आश्रित हैं, उसी से ये क्या क्या ले सकते हैं? जल लेते हैं, खनिज लेते हैं और भोजन चूसकर जीवित रहते हैं। क्लियर यहां तक? आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन और बच गया है इसमें, तो उसको अगले क्लास में हम खत्म कर देंगे। फिर अगले बायोलॉजी का अगला नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया है वो क्वेश्चन पूरा करा देंगे, ताकि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। और बार बार आप एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी आपको करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।